जब लेता है तो सबसे पहले वो सरामनेर बनता है। ठीक है, प्रवज्जा शब्द चाहो तो लिख सकते हो, प्रवज्जा, प्रवज्जा, जय डबल आएगा, प्रवज्जा। अपनी नोटबुक में सभी नोट करेंगे प्रवज्जा। प्रवज्जा जब लेता है तो वो संन्यास लेता है और श्रामनेर कहलाता है, श्रमण कहलाता है, श्रमण अथवा श्रामनेर। श्रा क्षत्रिय वाले में लग के आता ना श्री वाला, श्रामनेर, श्रामनेर, ने पे एक ही मात्रा, नेर, श्रामनेर कहलाता है। प्रवज्जा जब लेता है तो वो क्या बन जाता है? श्रामनेर। ऐसे वस्त्र पहन लेता है और सन्यासी हो जाता है। घर बार, संपत्ति, घर बार में अधिकार, अपने दावे, अपना जो भी सामाजिक रुतबा सब छोड़ करके सन्यास ले लेता है। अब उसकी पहचान एक बौद्ध भिक्षु के रूप में, एक भंते के रूप में होती है। उसकी पुरानी पहचान मिटा दी जाती है, उसका नाम भी बदल दिया जाता है। जब बौद्ध धर्म के अंदर कोई सन्यास लेता है, कोई बुद्ध के शासन में रत होता है, कोई महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा स्थापित मार्ग पे उच्चतम प्रतिभा पाने को तैयार होता है, तो उसकी प्रवज्जा होती है। और प्रवज्जा होने के बाद वो श्रमण हो जाता है, भंते हो जाता है। उसे भंते नाम से अथवा श्रामनेर नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद उसकी उपसंपदा होती है। उपसंपदा दूसरा संस्कार होता है। उसके बाद उसे बौद्ध भिक्षु कहते हैं। जब उसकी उपसंपदा हो जाती है तो क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षु। पहले श्रामनेर होता है, फिर वो बौद्ध भिक्षु हो जाता है। और बौद्ध भिक्षु होकर के वो संघ का सदस्य बन जाता है, बौद्ध भिक्षु संघ। बौद्ध भिक्षु संघ अथवा कहते हैं भिक्षु संघ। संघं शरणं गच्छामि बोलते हैं ना, संघं शरणं गच्छामि। तो वो संघ का सदस्य हो जाता है। तो संघ जो है वो नियम बनाता भी है, किसी भिक्षु को दिशा निर्देश देता है, आदेश देता है, फैसले लेता है, और दूसरे भिक्षुओं की उपसंपदा भी भिक्षु संघ करता है। उसमें कम से कम 11 बौद्ध भिक्षु होते हैं। उपसंपदा अथॉरिटी देते हैं उसको, संघ का सदस्य होने की अनुमति प्रदान करते हैं, संघ का सदस्य होने की। और चीवर तो कोई भी ले सकता है, ये प्रवज्जा तो कोई भी ले सकता है। 10 दिन का संन्यास, 6 महीने का संन्यास, 6 साल का संन्यास। मगर प्रवज्जा के लिए 20 वर्ष आयु होना बहुत जरूरी है। 20 वर्ष से कम बच्चों को उपसंपदा नहीं मिलती है। वो श्रामनेर तो बन सकते हैं, मेरी तरह ये वस्त्र पहन करके भंते बन सकते हैं, लेकिन उपसंपदा नहीं होगी उनकी। उपसंपदा का अर्थ है कि फिर आप वापस नहीं आ सकते, आपको जीवन भर इसी रूप में रह करके समाज की सेवा करनी है, मानव कल्याण हेतु काम करना है और अपने आप को साधना है। 20 वर्ष की आयु होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप श्रामनेर कोई भी बन सकते हो, किसी भी उम्र का बच्चा बन सकता है, लेकिन उसको श्रामनेर बन के अपने से सीनियर, पीछे देख लो, फिर ये छोड़ो, उठ के चले जाओ, तकलीफ हो रही है ना। क्या कमाल करते हो, वीडियो बन रही है ना इधर, और मेरे को ये सब बोलना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ी रोचक बात होती तो मैं भी बंद हो जाता, मैं भी देखता। ये है हमारे मन का स्वभाव, है ना। इसीलिए आपको पुस्तक में पढ़ा हुआ याद नहीं होता। क्यों याद नहीं होता? आपका मन कूदता है बंदरों की तरह। चोबा फर्श पे गिरा, आवाज आई, आप चौंके, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, गलत। अपने आप में गंभीर होइए। वापिस आता हूँ बिंदु पे। तो प्रवज्जा होती है तो किसी भी उम्र का हो सकता है कोई। थाईलैंड के अंदर, वर्मा के अंदर, श्रीलंका के अंदर 5-5 साल के बच्चे बनते हैं। और वो किसी प्रकार हॉस्टल होता है, वहाँ बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो उनको पढ़ाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर वो 10वीं पास करने के बाद, BA करने के बाद, 12वीं करने के बाद अपने घर लौट जाते हैं, सादा कपड़ों में आ जाते हैं। उसे बोलते हैं मोनेस्ट्री। और वहाँ जब मैंने सुना है ऐसा कि लड़की वाले जब आते हैं
लड़के का रिश्ता देखने तो वो इस बात का जिक्र भी करते हैं, पूछते भी हैं कि आपका बच्चा कितने दिन तक बुद्ध विहार में रह करके श्रामणेर बन करके सन्यास का जीवन जी करके पढ़ाई करके आया है। यदि नहीं करके आया है तो वो रिजेक्ट भी कर देते हैं रिश्ता। हमारे भारत में भी ऐसा होता था। तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय थे उसके अंदर हमारे भारतवर्ष से नौजवान लोग, राजा महाराजाओं के बेटे वहाँ आते थे, श्रामणेर बनते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। उनमें से कुछ जीवन भर ही भिक्षु बन जाते थे और पूरे विश्व भर के अंदर प्रचार प्रसार करते थे। और मैंने ऐसा इग्नू के सिलेबस में समाजशास्त्र की बुक में पढ़ा कि केवल सम्राट अशोक के समय आधुनिक शिक्षा के द्वार खुले थे। उस जमाने की जो शिक्षा थी बिल्कुल आधुनिक थी, तक्षशिला और नालंदा में, और उसका एडमिशन भी, प्रवेश भी आधुनिक विश्वविद्यालयों की तरह था। बाकायदा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। एंट्रेंस एग्ज़ाम माने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका एक पेपर होगा, उसमें अगर आपके नंबर उतने आते हैं जितने की ज़रूरत है तभी आपका दाखला होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। और वहाँ लिखा हुआ है अकिन टू मॉडर्न एजुकेशन देयर वाज अ एंट्रेंस एग्ज़ाम to get the admission into Takshila and Nalanda University at that time। ठीक है, तो आपने जाना श्रामणेर बौद्ध भिक्षु, पहले श्रामणेर बनता है फिर बनता है बौद्ध भिक्षु। ठीक है, और भंते का अर्थ होता है, सबको टोटल मिलाकर भंते बोल देते हैं, सबको भंते ही बोल देते हैं, लेकिन भंते शब्द का अर्थ होता है चित्त के दोषों को भग्न करने वाला, उस मार्ग पे प्रयास करने वाला, चित्त के दोषों को भग्न करने वाला, चित्त के दोषों को भग्न करने वाला यानी भंते, उस मार्ग पर प्रयास करने वाला। जानकारी कल को ये पुस्तकों में पढ़ोगे आप। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि फलाने बाबा का जन्म कब हुआ था, नहीं आएगा, लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में बौद्ध और जैन इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। बुद्ध के बारे में भी पूछा जाएगा और महावीर स्वामी के बारे में भी पूछा जाएगा। वो भी बौद्ध भिक्षु ही कहलाते हैं क्योंकि दोनों ही श्रमण संस्कृति में आते हैं। ठीक है, हाँ, तो महावीर भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। कोई बौद्ध भिक्षु, कोई बौद्ध, कोई बुद्धिस्ट, कोई अच्छे जैनिस्ट से नफरत नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही अहिंसा को मानते हैं, शांति के पुजारी हैं, यूं कहूँ तो दोनों में प्रेम ही संभव है, झगड़ा नहीं। ये स्वाभाविक बात होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। यूपीएससी के एग्ज़ाम में मैंने पूछा है बाकायदा तैयारी करने वालों से, बौद्ध और जैन के बारे में दो तीन क्वेश्चन पक्का आते हैं, लेकिन बाबाओं के बारे में नहीं आते। ये ध्यान से सुन लें आप। ठीक है, और संविधान के बारे से भी आएंगे। वकील बनोगे तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कईयों को ऐसा लगता है जैसे मैं गलती सिखा रहा हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जो पेपर में नहीं आएगी। इंटरव्यू में यही सब पूछा जाएगा आप सब लोगों से जो सीख रहे हो। आज नहीं, आपको ठीक 5 साल बाद मेरी बात याद आएगी। ठीक 5 साल बाद जब आप हाथ में फाइल लेकर निकलोगे ना जॉब ढूंढने, तब कहोगे शायद तब ध्यान से सुन लेते तो ठीक था। मैंने आपको बताया था कि जब तक आप खुद गाड़ी नहीं चलाओगे आप ड्राइवर नहीं बन सकते। इसीलिए यहाँ आकर मोमबत्ती लगाना, फूल चढ़ाना, खड़े होकर सवाल पूछना, नोट करना, बार बार सुनना, फिर आपस में चर्चा करना, ये प्रैक्टिस है अपना ज्ञान बढ़ाने की, न्यूरॉन्स बढ़ाने की। न्यूरॉन्स हर कोई व्यक्ति बाहर आकर इसी संसार में सीखता है, दुनिया में सीखता है, क्लास अटेंड करता है तब सीखता है। माँ के पेट से सीख कर कोई नहीं आता है ना। इसी दुनिया से सीखते हैं हम, समाज से सीखते हैं। आप लोगों ने आज सीखा कि मंच कैसे लगाते हैं, एक बात सीख ली। अब जब भी कभी मंच लगेगा ना तो आप में से कोई भी बंदा ठीक से मंच लगा देगा और कह देगा भाई साहब साइड में हो जाओ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर लो।
और जैसे ही आप काम करोगे वो कहें हाँ भाई सही कह रहे हो आप, आपने सही किया है काम। और कोई भंते जी भी आएंगे तो वो आपको सही कहेंगे, बोले देखो छोटे से लड़के ने कितना सुंदर काम किया है। और कुछ लोग ऐसे नेता बन के घूमते रहते हैं, उनको नमन भी नहीं करना आता, याचना भी नहीं आती, और कहते हैं हम तो पिछले 20 सालों से बौद्ध हैं, हम तो बाबा साहब को दिल से मानते हैं। फिर ये फूलों की डेकोरेशन इस वीडियो में आएगी, ये वीडियो आपके घर तक रिश्तेदारी में जाएगा, आपके मम्मी पापा देखेंगे कि ये काम हमारे बच्चों ने किया है। ये कपड़ा लगा करके, ये सब करके लाइन से बैठे हो आप, सुंदर सीन, ये काम आपका ही है। जब फोटो सुंदर लेनी है तो सबसे पहले सुंदरता तो बना ले चारों तरफ। जूते चप्पल बिल्कुल लाइन से पड़े वीडियो में आ रहे हैं, ये तो हमारे लोग जूते चप्पल ऐसे उतारते हैं जैसे अभी लाठी चार्ज हुआ है, यहाँ उल्टे सुलटे पड़े रहते हैं। और आज के बाद जूते चप्पल आप ऐसे ही उतारोगे, पक्की होगी बात। और आज के बाद जब किसी व्यक्ति को यूँ कहेंगे जूते उठाओ तो वो केवल अपने जूते नहीं उठाएगा, दूसरों के जूते भी उठा कर रखेगा। आप गए थे कि आप गए थे इधर से जूते उठाने? आप गए थे, आप गए थे, उठो। आज के बाद आपको जब जूते उठाने का कहा जाए तो अपने नहीं 10 के 20 के और के भी उठा के बिल्कुल एक्यूरेट रखना। सेवा भाव आना चाहिए, विनम्र स्वभाव होना चाहिए। मैं जूते उठा सकता हूँ, मैं लेटरिन साफ कर सकता हूँ, तो फिर आपके क्या, बैठ जाओ। हर किसी को ये करना है। हमें ऐसा लगता है मैं किसी के जूतों के हाथ लगा दूंगा कहीं जूता ना हो जाऊं। जूतों के हाथ लगाकर कोई जूता नहीं हो जाता, बड़ा हो जाता है। थोड़ा झुको तो सही, सामने वाला आपसे ज़्यादा झुक जाएगा। और हम कमरे में ही बैठे रहते कि हम तो जी चीफ गेस्ट हम क्यों करें, वॉलंटियर करेंगे, तो फिर ये प्रोग्राम शुरू ही नहीं होता। ये बाबा कालीपन में लेकर शायद हो सकता शाम को लौटते थे। और आप में से कई बहाना गढ़ लेते, फिर ऐसा नहीं, चलकर करना पड़ता है तब आयोजन होता है। तो बौद्ध भिक्षु के बारे में जाना आपने। भंते जी कहीं भी रास्ते में मिले तो नमन कैसे करोगे? भंते जी वंदामी। खड़े होकर कैसे करोगे? ये पैर की भी क्यों बनाते हो? पैर तो जोड़ते हैं आगे से, और जोड़ो, और नजदीक करो। हाँ ऐसे करके अब करो, भंते जी वंदामी। ये करते हैं खड़े होकर के, 3 बार करते हैं ऐसे। अगर पार्क में हो, साफ सुथरी जगह है, तो जूते चप्पल उतार के नमन करोगे। एक बात पक्की। अगर रोड पे है, साफ सुथरी जगह नहीं है, तो जूते पहने पहने खड़े खड़े नमन कर दोगे। 2 बात पक्की। आधा बैठकर करना आता है, करो। आधा बैठकर कैसे करते हैं? ये वाला, शाबाश, ऐसे। वाह जी वाह, साधु, बहुत बढ़िया, ऐसे करते हैं। बोलो सभी साधु साधु। और उसके बाद यदि भंते जी बैठे हुए ऐसे आसन पे, बढ़िया दरी बिछी हो, तो बैठ करके नमन करना है वैसे 3 बार। यही पंचांग प्रणाम जो रोज करते हो आप, जो नमन करते हो बुद्ध धम्म संघ को, वैसे ही करना है। दैट्स क्लियर? देन लेट्स गो ऑन। आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध भिक्षु भंते जी, और भंते जी रहते कहाँ हैं? बुद्ध विहार में। बुद्ध विहार, और बुद्ध विहार को संघाराम भी कहते हैं, लिख लो, संघाराम। संघाराम, संघ प्लस आराम, संघ के आराम करने का स्थान, संघ के आराम करने का स्थान। कॉपी तक किसी और के भी चारों तरफ। संघाराम, नोट कर लो, संघ प्लस आराम, संघ के आराम करने का स्थान संघाराम। जी आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध विहार, संघाराम। बुद्ध विहार उसे कहते हैं जहाँ भंते जी रहते हैं। सर गेट बंद करिए ना, पशु आ जाएंगे। गेट बंद करिए, पशु आ जाएंगे।
गेट बंद करियो, गेट खोला है, वो आ रहा है, गेट खोला है, गाड़ी आ रही है, चलो बस घुमा दे पे। जी। तो संघाराम जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, बौद्ध विहार होता है, उसमें भंते जी रहते हैं, उसमें लाइब्रेरी होती है, उसमें ध्यान साधना करते हैं, लोग धम्म चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना, बुद्ध विहार एक ऐसी इमारत होती है जिसमें भंते लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, रात को आकर वो वहीं सोते हैं। तो भंते लोग करते क्या बुद्ध विहार में? सुबह उठते हैं, साफ सफाई करते हैं, फिर वंदना का आयोजन करते हैं, आसपास के लोग भी वहाँ वंदना में आते हैं, शामिल होते हैं, बौद्ध भिक्षु बैठे होते हैं, लोग याचना करते हैं। सबसे पहले खम्मा याचना करते हैं, फिर त्रिशरण पंचशील के लिए याचना करते हैं, फिर त्रिशरण पंचशील होता है, फिर देशना होती है अथवा ध्यान होता है। ध्यान से लोग अपने चित्त को साधते हैं, बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्याएं बताते हैं, बौद्ध भिक्षु उनकी समस्या का निराकरण करते हैं, माने उनके सवालों का जवाब देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उनकी उलझनों को ठीक करते हैं। यही बौद्ध भिक्षु की भूमिका है। एक बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु समाज से दूर, समाज के बीच में, समाज के लिए जो काम करता है वही बौद्ध भिक्षु होता है। बाबा साहब बुद्ध और उनके धम्म में लिखते हैं कि बौद्ध भिक्षु कौन होता है, तो आगे लिखते हैं कि समाज के बीच में मगर समाज से दूर, समाज के बीच में, समाज से दूर, समाज के लिए जो काम करता है वही बौद्ध भिक्षु होता है। माने समाज के बीच में तो रहना है, लेकिन किसी से मित्रता, विशेष मित्रता नहीं करनी, सबके साथ एक जैसा रहना है, न्यूट्रल रहना है, तटस्थ रहना है। उसके लिए आप कोई मित्र नहीं हो और आप कोई दुश्मन नहीं हो, सभी मित्र होते हैं। बुद्ध कहते हैं मैत्री ही संपूर्ण धम्म है, मैत्री ही संपूर्ण धम्म है, लेकिन इसके साथ प्रज्ञा का होना बहुत जरूरी है। तो पता चल गया भंते जी का क्या काम होता है? अध्ययन करना, ध्यान करना, ध्यान करवाना और धम्म चर्चा का आयोजन करवाना। धम्म चर्चा माने ऐसी चर्चा जो विश्व के लिए कल्याणकारी हो, आदि में कल्याणकारी हो, अंत में कल्याणकारी हो। ऐसे नहीं बैठकर चुगलियां करते हो, बैठकर बातें घड़ते हो। कई लोगों को बातें घड़ने की आदत होती है, वो धम्म चर्चा नहीं, चुगली होती है। धम्म चर्चा ठीक ठीक पूरी समझ के साथ कल्याण की भावना से चर्चा का आयोजन किया जाता है, ताकि समाज के अंदर, विश्व के अंदर ठीक प्रेरणा प्रसारित हो, ठीक प्रेरणा प्रसारित हो। ठीक प्रेरणा प्रसारित करने के लिए धम्म चर्चा की जाती है। तो बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहार में धम्म चर्चा, वंदना, उपासक लोगों का बुद्ध विहार में आना, वहाँ साफ सफाई करना, भंते जी के लिए भोजन लाना अथवा बुद्ध विहार की अन्य जरूरत की सामग्री लेकर आना, बुद्ध विहार में जाकर जाले उतारना, सफाई करना, बौद्ध भिक्षु खुद भी करते हैं और लोग भी करते हैं। क्योंकि जो भंते लोग होते हैं वो सेवा करवाने वाले नहीं होते, पक्की करो बात। बौद्ध भिक्षु सेवा करवाने वाले नहीं होते, वो खुद सेवादार होते हैं, खुद वॉलंटियर होते हैं। वो किसी से अपना कपड़ा नहीं धुलाते, किसी से ये नहीं कहते मेरे पैर दबा दो, होता है ना तथाकथित बाबा कहते हैं पैर दबाते रहो, चंगे भले हैं फिर भी दबाते रहो, चंगे भले हैं बाबा जी फिर भी पैर दबाते रहो। क्यों भाई? भंते जी के हाथ लगाना ही मना है। आई बात समझ में? भंते जी को छूना ही मना है, इस चीवर के हाथ लगाना ही मना है। दूर से नमन करो, भंते जी वंदामी, ओकाश वंदामी भंते द्वार तेन मय्यं कत्तं सपंग अपराधं खंतो में भंते जी नमो बुद्धाय, भंते जी जय भीम नमो बुद्धाय। कुछ भी पैर दबाने की तो दूर की बात है। मैं क्यों पैर दबाऊं भाई? आप जैसा मैं नौजवान हूं, क्यों पैर दबाऊंगा? मुझे जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत होगी कभी सेवा की तो आपका नंबर नहीं है, पहले वो मेरी सेवा करेगा जो बौद्ध भिक्षु है, चाहे मेरे से सीनियर हो चाहे जूनियर हो। मेरे से 10 साल जूनियर होगा वो भी मेरी सेवा करेगा, जो सीनियर होगा वो बाद में करेगा, लेकिन जूनियर जो होगा वो करेगा पहले।
उसके बाद आपका नंबर आएगा, उसके बाद फिर हो सकता है किसी महिला की जरूरत पड़े, बिल्कुल कठिन परिस्थिति में। लेकिन पहले नंबर किसका है? बौद्ध भिक्षुओं का। बुद्ध कहते हैं लकीर का फकीर नहीं होना, होश में रहना है, सजग रहना है। तो पता चला बुद्ध विहार क्या होता है। बुद्ध विहार राजनीति करने के लिए नहीं होता, राजनीतिक चर्चाएं बाहर होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक चर्चा होने से मन में द्वेष पैदा होता है। तो बुद्ध विहार में राजनीतिक चर्चा नहीं, धम्म चर्चा होनी चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि गालियां दे रहे हो, टोंट कस रहे हो, नहीं, सम्यक वाणी से सम्यक धम्म चर्चा, सम्यक वाणी से सम्यक धम्म चर्चा विश्व कल्याण हेतु की गई चर्चा धम्म चर्चा है। और ध्यान साधना हम करते हैं अपने चित्त को साधने के लिए, एकाग्र चित्त पाने के लिए, कंसंट्रेशन पैदा करने के लिए। आपने पुस्तक में पढ़ाई की मगर आपको 2 लाइनें याद नहीं हुई, कारण आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपका ध्यान नहीं था बोर्ड पे जब टीचर पढ़ा रहा था। अब मैं एक बात बोलता हूँ, क्यों ना कुछ ऐसा करें हम कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहने लगे। तो सीखना चाहोगे? अगर मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, कम से कम भूलो, तो क्या लगे? बुद्ध का मार्ग तो है ही सीखने का, अवेयरनेस का मार्ग है बुद्ध का, प्रार्थना करने का मार्ग नहीं है। बुद्ध के मार्ग में प्रार्थना की कोई व्यवस्था नहीं है, और न ही मन्नत मांगने की, न ही प्रसाद चढ़ाने की, न ही जादू टोना करने की। एक ही चीज़ बची, फिर क्या? सीखने सिखाने की, होश में आ जाने की, सीखने सिखाने की, होश में आ जाने की, छोड़कर बाहर की दुनिया अपने आप को पा जाने की। ठीक है कविता, याद रखना हो सके तो। अपने आप को सीखने की, समझने की जरूरत है। और अपने आप को तभी आदमी समझता है जब वो प्रार्थनाओं से, मन्नतों से ध्यान हटाकर अपने अंदर देखेगा, तभी तो समझेगा ना। जब वो बाहर ही देखता रहेगा, कभी इधर हाथ जोड़ेगा, कभी इधर हाथ जोड़ेगा, कभी इधर पैदल यात्रा करेगा, कभी इधर चढ़ावा चढ़ाएगा, कभी इधर धागा बांधेगा, तो वो अंदर नहीं देख पाएगा, अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। और जब अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे, तो अपने आप को जानोगे कैसे? आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मन टिकता क्यों नहीं है? आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा कंसंट्रेशन है क्यों नहीं? और आपको फिर पता कैसे चलेगा कि इसका इलाज क्या है? इसका मतलब हमें खुद पे निगरानी करनी चाहिए, खुद के मन पे। थॉट, विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है? जैसे ही आप देखोगे विचार चला जाएगा, फिर विचार आएगा, फिर आप सोचोगे अरे विचार आ रहा है, ये क्यों विचार आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सिर्फ देखोगे फिर चला जाएगा। फिर कोई विचार आएगा, फिर आप देखोगे विचार आ रहा है। और जैसे ही आपके मन में विचार आएगा तो आपकी सांस तेज होगी। अगर खतरनाक विचार है, झगड़े वाला, विरोध वाला, तो आपकी सांस तेज हो जाएगी, आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, आपके पैरों के अंगूठे उठने लगेंगे। तो आप जैसे ही आप हृदय की धड़कन को देखोगे तेज हो गई, तो आप ऐसे करना, अपनी सांस पे ध्यान टिकाना, सांस लेना, सांस आ रही है, आप देखोगे सांस तेज हो रही है। जैसे ही सांस को देखोगे सांस तेज हो रही है, वैसे ही विचार चला जाएगा। फिर विचार आएगा, फिर देखोगे सांस तेज हो रही है, फिर विचार चला जाएगा। ऐसे रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में विचारों का बार बार आना कम हो जाएगा। और जैसे ही कम होगा वैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। यही काम करना आपको, बस रोज दोहराना है। जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है तो जब जब आपका ध्यान बोर्ड पे होता है तब तब बोर्ड वाला याद रहता है, और जब जब आपका ध्यान कहीं और जाता है तो तब तब वो याद रहता है। तो आपके जो
याद करने की जो अगर मैं लाइन खींचूँ एक डॉट डॉट बनते हैं, बोर्ड वीडियो बोर्ड झगड़ा ऐसे डॉट डॉट बनते हैं और वो डॉट गोल बनते हैं, इसीलिए कुछ भी नहीं बनता, फिर कहानी नहीं बनती। लेकिन अगर आपका लंबे समय तक बोर्ड पे ध्यान रहा, थोड़ी देर बाहर गया, लंबे समय तक बोर्ड पे ध्यान गया, थोड़ी देर बाहर गया, तो लंबे लंबे डॉट जोड़ोगे ना तो कोई कहानी बन जाएगी और वो कहानी जब पेपर में लिख कर आओगे तो आपके नंबर आएंगे। कहानी से मतलब है ज़्यादा बोर्ड वाला आपको याद रहेगा। आती है बात समझ में? क्योंकि आपके अंदर आप दो लोग हो या एक ही हो? एक ही हो ना। कोई है ऐसा जो यूँ दावा करता हो जी मेरे अंदर तो 2-3 है? हाँ, कोई कह रहा था मेरे अंदर भूत है बच्चियों, तो भूतों से कोई ढंग का काम ले लो यार। भूतों से कोई ढंग का काम ले लो भाई। भूतों को बोलो अच्छा ये बता, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करके बताइयो भाई भूत जी। ये सवाल नहीं यार करके बताइयो भूत जी। भूत तो सब कुछ कर देता है ना, पर भूत समीकरण हल नहीं कर सकता। भूत सब कुछ कर सकता है लेकिन भूत को जी के याद नहीं होता। भूत सब कुछ कर सकता है लेकिन हमें मैच नहीं जितवा सकता है। भूत को सवाल दे दो इनके वाले सब्जेक्ट वाला, मटेरियल एनर्जी बैलेंस वाला दे दो समीकरण, भूत के समझ में ही नहीं आएगी। भूत बोलेगा जी ये तो समझ में नहीं आ रहा। किसी को तंग करना तो बताओ, भूतों का एक ही काम है तंग करना। और जिसमें भूत आया है ना वही दावा करता भूत सब कुछ कर सकता है। सवाल दे दो लिख के लो, करियो भाई भूत जी यूं करके दिखाइयो, भूत निकल के भाग जाएगा। अब किसी में भूत आ जाए ना तो मैथ की बुक ले जाना, इनसे ले जाना, देख कर ही बुखार आ जाएगा भूत को। मैंने देखा था आज गूगल पे इनके वाले सब्जेक्ट को, पता नहीं सिग्मा बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक एन की घात फलानी फलानी आगे आगे, बीपी हाई कर दे ऐसे वैसे का। तो जिसको मैथ से नफरत है ना और उसको वो दिखा दे तो उसका बीपी हाई हो जाएगी। ये क्या बोलो? नहीं बोलो मैं भूत नहीं हूँ, नहीं मैं भूत नहीं हूँ बोलो। नादान लोग हैं, वो भूत भी खुद है और खुद भी खुद है। और हैरानी करने वाली है जिसमें भूत आता है ना वो प्राउड फील करता है अपने आप में, तो मेरे में भूत आते हो तू बचियो। ऐसा लगता है बहुत बड़ी डिग्री लेके डोल रहे हो। भूत आते हैं तेरे में हैं, कहाँ से लिए भाई? हमें भी दिला दो सस्ते वाले कोई भूत। उसकी बातें सुनो कैसे कर रहा है वो, तू बचियो पहले मेरे में भूत आते हैं। ऐसे लगता है बहुत बड़ी प्रसिद्धि पा रखी है। अरे बेवकूफ, भूत आते हैं तो तेरे को कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। इंटरव्यू में जाके बोलो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई घोस्टस, आई हैव सो मैनी घोस्टस इन माई बॉडी। चल जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ से? कोई काम नहीं है इधर, भागो यहाँ से। कि जी सर मेरे पास ना तरह तरह के भूत है। बोले पागल है, बाहर निकालो इसको। यूपीएससी के एग्जाम में जाकर बैठ जाओ आप उसमें इंटरव्यू में, फिर बोला जी आपके पास क्या है खास बात, कोई पूछ ले तो फिर बोला जी मेरे पास भूत है, चुड़ैल है, भूतनियाँ है, कानी भूतनी है, लंगड़ी भूतनी है, चुड़ैल है। मतलब ऐसे कह रहे जैसे बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल करके लाए हो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। ये पागलपन है, वो खुद ही है दोनों तरफ, एक के दो हो लेते हैं वो खुद ही, है ना। कई बार होता है ना आदमी डरता है तो उसको दो दिखाई देते हैं, एक ही दो दिखने लगते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन, तो उसको खुद ही दो दिखते हैं खुद की तस्वीर में। ये पागलपन है। और ये ठीक कैसे होता है? ठीक समझ से, ठीक ध्यान से ठीक होती है ये चीज़। और जिसकी ये चीज़ ठीक हो जाती है वो फिर पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। मुझे यूँ बताओ इस बात पे कितना भरोसा है आपको कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहने लग जाए तो फिर कम से कम मत्था मारना पड़ेगा किताबों में? है हैरान करने वाली बात। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहने लग जाएगा तो कम से कम मत्था मारना पड़ेगा किताबों में और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता अर्जित होगी। आप लोग पुस्तकें पढ़ते हो, थक जाते हो, लेकिन वीडियो को इतनी ध्यान से देखते हो तो नहीं थकते, उसके अंदर ही चले जाते हो। ऐसे लगता खुद ही वहीं बैठे हो वीडियो में। डिजिटल स्क्रीन को पार कर जाते हैं हम डिजिटल स्क्रीन को पार कर जाते हैं और पुस्तकों को मत्था मार मार के पढ़ते हैं, ऊँगते हैं, पूरी तरह से करते हैं। ऐसे लगता है किसी ने सजा दे रखी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो चाहता है कि हम पढ़ें, अनकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं यार वीडियो ही देखें, उसमें ही आनंद है। व्हाट्सएप पे चैट करें, अपनी फ़ोटो लगाएं व्हाट्सएप पे,
तो जिस दिन आपको पढ़ाई का महत्व पता चल गया और आपने महत्व ठीक से पहचान लिया, आंखों से वीडियो देखते हो और जब पेपरों के दिन में मन्नत मांगते हो, आपका ये तरीका है। ये तरीका आपको आपके मम्मी पापा ने सिखाया है कि बेटो करो तो मस्ती और पेपर देने जाओ तो कोई भी देवी देवता की पूजा पाठ करके जाओ। उसको बोले मैथ बिल्कुल ही ना आता हो, वो देवी देवता अपने जीवन में कभी स्कूल गया ही नहीं, भैरव बाबा से करवा लो मैथ होती है तो। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी जो मैथ होती है, ये नॉन मेडिकल वाले फिजिक्स वाले जो पढ़ते हैं वो मैथ ले जाओ बड़ा सारा। समझ, आपकी ठीक समझ आपको सफल करेगी, प्रार्थनाएं नहीं। अब मैं अगले बिंदु पे आता हूँ। बौद्ध भिक्षु की भूमिका, बुद्ध विहार में लाइब्रेरी, बुद्ध विहार